वाली तो खोल दो। यस, आपको लास्ट क्लास में रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात हो गई थी। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो दो प्रकार की होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट दो प्रकार की होती है, टैक्स और नॉन टैक्स। कितनी होती है? और आज हम लोग बात करेंगे कैपिटल रिसिप्ट की। एक बार मैंने रेवेन्यू रिसिप्ट जो पढ़ाई वो रिकॉल करा रहा हूँ, मेरी तरफ देखो। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट विच neither reduces asset nor increase liability। रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती है जिसमें नाइदर नॉर आता है, जो ना एसेट को कम करती ना लाइबिलिटी को बढ़ाती। नाइदर नॉर, ना एसेट को कम करती है ना लाइबिलिटी को बढ़ाती है। सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो सरकार के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट बहुत अच्छी रिसिप्ट है। ना तो एसेट को कम कर रही ना लाइबिलिटी को बढ़ा रही है, तो जादू से पैसा आ रहा है। हाँ, जादू से ही आ रहा है। ना तो एसेट कम हो रही है, सरकार कहीं जाके काम तो करने जाती नहीं है, तो सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे? या तो एसेट कम करके या लाइबिलिटी को बढ़ाकर। लेकिन यहाँ तो एसेट कम भी नहीं हो रही और लाइबिलिटी बढ़ भी नहीं रही, फिर भी पैसा आ रहा है। तो कहाँ से आएगा? या तो टैक्स से या नॉन टैक्स। टैक्स से मैंने आप लोगों को बताई दो तरह की टैक्स रिसिप्ट है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और नॉन टैक्स में मैंने आपको बताया था 6 रिसिप्ट है। पहले डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको यहाँ दे एक अक्षर। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताया। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है बेटा जहाँ पर लाइबिलिटी और बर्डन दोनों सेम पर्सन पे आता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जहाँ लाइबिलिटी और बर्डन डिफरेंट पर्सन पे आता है। डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगाया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और डायरेक्ट टैक्स रिस्क सेक्शन पे ज़्यादा पुअर प्रेशर डालता है, बर्डन डालता है। और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पे। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है। इस पॉइंट पे 2-3-4 बच्चों ने मेरे से पूछा है अलग अलग, मैं वापस बता देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है, मतलब वो इनकम बढ़ने के साथ बढ़ता है। और डायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है, मतलब वो इनकम बढ़ने के साथ या तो उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा। इनकम बढ़ने के साथ उतना हो जाएगा का कुछ बच्चों ने गलत इंटरप्रिटेशन ले लिया। मैंने ये कहा था कि ये प्रोग्रेसिव है। 1-2 बच्चों ने मेरे से मैसेज में भी ये डाउट पूछा, तो मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ा और ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा करें, डाउट रह ना जाए दिमाग में कोई। मैंने इसको कहा था ये प्रोग्रेसिव है, मतलब इनकम टैक्स का ऐसा होता है कि 2.5 लाख पे नील है, सुनना बराबर। और अगले 5 लाख पे मान लो 5% है। फिर उसके बाद अगले जो 7.5 लाख तक 10 हो जाता है। फिर 10 लाख तक 20 हो जाता है, ऐसे होता है। फिर 10 लाख से ऊपर जितना भी है, अब जैसे 10 लाख से ऊपर मान लो 20 लाख है तो 30 हो जाता है सीधा। तो ये इनकम बढ़ने के साथ बढ़ रहा है, ये बढ़ता नहीं है। या ये तो उतना ही रहता है या कम हो जाता है। कम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कम होता है, उसकी बात कल करी। नहीं तो बढ़ता नहीं है, इसलिए भी रिग्रेसिव है। बढ़ता नहीं है मतलब मैंने 100 बच्चा पढ़ाया तो जीएसटी की रेट 12 है तो 12 ही रहेगी। मैंने 1000 बच्चा पढ़ाया तो रेट 12 है तो, और दुआ करो और आमीन बोलो कि 1 लाख बच्चा हो गया तो भी ये रेट कितनी रहेगी? आमीन बोलो, ठीक है। तो 1 लाख भी हो गया तो भी कितनी रहेगी? 12। बच्चा ये कह रहा है मेरे से कि सर 100 बच्चों से फीस आपकी 18,000 आई, तो 1 लाख बच्चों से 18,000 आएगी, तो 100 बच्चों से 18 आई तो आपका रिसिप्ट हुआ 18,000 का। 18 लाख पे टैक्स लगा। यहाँ पे 18,000 अगर फीस है तो 18,000 को 1 लाख से करो, मैं तो जीरो ही भूल गया, और आमीन बुलवा रहा हूँ मैं। यहाँ लाख में 5 है और 18,000 में 3 है, तो 8 जीरो हो गई। तो 1 लाख को 18,000 से करोगे तो एक तरीके से वो हो गए 180 करोड़। ये हो गया। तो बच्चा याद है क्या कह रहा है मेरे से कि सर यहाँ पे भी टैक्स बढ़ गया ना, 18 लाख का 12%, मान लो 1 लाख आया या 1.5 लाख आया, और 180 करोड़ का 12% यानी कितना आएगा? तो बढ़ तो गया। तो मैं उसको ये समझा रहा हूँ, अबे वो तो इधर भी बढ़ेगा। अगर इधर आप 20 लाख की जगह 20 करोड़ कमाओगे तो रेट तो टैक्स तो ज़्यादा ही आएगा, लेकिन यहाँ रेट भी तो बढ़ती जा रही है। डबल बर्डन आ गया ना मेरे बच्चों। मैं अगर 2.5 लाख पे था तो 0 थी, 5 लाख पे 5, फिर 10, फिर 20, फिर 30, और 1 करोड़ से ऊपर होते ही 5% सरचार्ज भी लगाती है सरकार। तो यहाँ पे रेट का भी बर्डन आ गया। अमाउंट बढ़ने की वजह से टैक्स बढ़े उससे दिक्कत थोड़ी है, अमाउंट बढ़ने की वजह से टैक्स के साथ साथ रेट भी बढ़ रही है मेरे बच्चों, ये दिक्कत है। मैं ज़्यादा कमाता हूँ, ज़्यादा टैक्स दूंगा, उसमें मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है यार, मैं पहले 10 लाख कमाता था, 1 लाख रुपए टैक्स देता था। आज मैं 1 करोड़ कमाता हूँ तो 1 करोड़ का 10% मेरे से 10 लाख रुपए ले लो। मैं 10 लाख कमाता था तो आप मेरे से 10% मांगते थे,
मैं 10 लाख का 10% 1 लाख दे देता था खुशी खुशी। आज मैं भगवान की दया से 1 करोड़ कमाने लग गया, तो मेरे से 10% लो तुम। 1 करोड़ का 10% कितना होता है? 10 लाख। लेकिन आपकी नीयत तो खराब होती जा रही है मेरी इनकम देखकर। 10 लाख कमा रहा था तो मेरे से बोल रहे थे 10% दो, 1 करोड़ कमा रहा हूं तो मेरे से बोल रहे 30% दो। 1 करोड़ का 30% तो 30 लाख हो जाता है। 30 लाख दूं मैं आपको, 30 लाख दूं मैं आपको, ठीक है? गलत। गलत तो क्या है? नेचर है ये, इनकम टैक्स का नेचर है ये कि वो कैसा है? प्रोग्रेसिव। यहां ऐसा थोड़ी हुआ, बच्चे बढ़ने से रेट थोड़ी ना बढ़ी, मेरी रेट तो 12 ही रही। इसलिए मैं कहता हूं इसका नेचर क्या है मेरे बच्चों? रिग्रेसिव है। और इसका नेचर क्या है? क्या ये बात लास्ट बेंच तक सबको समझ में आई? मैं ये कम से कम 3 से 4 बार बोल चुका हूं, अब आज के बाद कभी भी रिपीट नहीं करूंगा। तो अभी भी कोई डाउट हो तो यहीं पूछ लो मेरे से। ये प्रोग्रेसिव है और ये रिग्रेसिव है। मतलब ये इनकम बढ़ने के साथ साथ रेट भी तो बढ़ रही है भाई, और यहाँ इनकम बढ़ने के साथ रेट उतनी ही है। 100 बच्चे पढ़ाऊं कि लाख बच्चे पढ़ाऊं, रेट कभी चेंज। और इनफैक्ट कुछ कुछ केसेस में तो इनकम बढ़ने से टैक्स का बर्डन और कम हो जाए। ये रेट बढ़ेगी तो कभी भी नहीं, उल्टी कम और हो जाएगी। ये 12 है ना, तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में 5 भी हो जाएगी। प्रोडक्शन लाइन में हूँ अगर मैं, सर्विस में तो नहीं होगा ऐसा कभी भी। मैं सर्विस में हूँ, सर्विस पे तो सरकार अच्छा खासा GST वसूलती है। लेकिन अगर मैं प्रोडक्शन लाइन में हूँ, ऐसी चीज़ बनाता हूँ जिसकी भारत को अभी ज़रूरत है, तो वहाँ GST कभी कभी माफ़ हो जाता है। अभी जैसे कुछ समय के लिए सरकार ने फेस मास्क के ऊपर से GST हटा दिया था, कम कर दिया था बिल्कुल। तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है और टैक्स और कम हो गया। तो जो लोग फेस मास्क बनाते थे उनको मज़ा आ गया, GST हट गया उस पे से। एक लड़की ने फेसबुक पे एक मुहिम चलाई, बताया था शायद पहले, कभी नहीं बताया। क्या मुहिम चलाई लड़की ने कि गर्ल्स के लिए सैनिटरी नैपकिन्स बहुत एसेंशियल चीज़ है, आप उसके ऊपर 12% GST कैसे ले सकते हो। लड़की ने एक फेसबुक पे एक बस होम पेज बनाया, बस उसमें बहुत सारी लड़कियों को जोड़ा। रियल कहानी बता रहा हूँ। उसकी मुहिम इतनी काम कर गई कि वो पहुँचते 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 निर्मला सीतारमण जी को पहुँची। फिर एक लड़की ने उठ के ये कह दिया कि आप भी खुद लड़की हो तो आप तो समझ सकती हो इस प्रॉब्लम को। आपने सैनिटरी नैपकिन्स के ऊपर भी इतना GST लगा रखा है, 12-12, 18-18%। ये कोई लग्जरी आइटम है क्या? ये तो हमारे लिए एसेंशियल चीज़ें हैं, हटाओ इस पे से GST। क्यों लगा रखा है? दाल आटा नमक इन पे GST लगाते हो क्या कभी? ऐसे ही रखो इसको। सोचने पे मजबूर हुए, बहुत सारी बैठकें हुई, अमेंडमेंट आया एंड आज की तारीख में उस पे से हटा दिया। पहले 12 से 5 किया और अभी तो 5 भी हटा दिया। प्रोडक्शन बढ़ा तो भी GST, बल्कि और नेचर। ऐसी कोई उदाहरण मैं आपको कभी इनकम टैक्स का नहीं दे सकता। ये प्रोग्रेसिव था, है, और जब तक आप और हम जिंदा है ये प्रोग्रेसिव ही रहेगा। इंडिया में नहीं, दुनिया के किसी भी देश में इनकम टैक्स कभी भी प्रोग्रेसिव नेचर छोड़ने वाला नहीं है। इंडिया की बात नहीं कर रहा, किसी भी देश में चले जाओ, वहाँ आपका इनकम टैक्स रीड कर लो, उसकी नेचर हमेशा कैसी दिखेगी? जैसे जैसे आप ज़्यादा कमाओगे आपको सोसाइटी की तरफ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और ये सही भी है। इफ़ योर इनकम इंक्रीजेज यू हैव टू पे मोर टैक्सेस because whatever income you had earned because of this society, so it is now your corporate social responsibility to pay towards it. आप इन्हीं को यूज करके यहां तक पहुंचे हो। इनकम टैक्स हम कभी कम नहीं करेंगे। ये तो आप सोचो, ये अंबानी अडानी ये सब अभी ऑलरेडी टॉप 10 में आते हैं वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन में। ये भी हटा देंगे हम 30% 40%, तो कहाँ जाएंगे? हाँ, मिस्टर यूनिवर्स बन जाएंगे। ठीक है, ये लोग अब वहाँ पे मार्स वगैरह को भी ना खरीद ले। इंडिया की और दुनिया की जगह तो बहुत सारी हो गई है इनके पास अब। ठीक है, तो टैक्स बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी। अपन अपने हिसाब से सोचते हैं अपन तो कितना कमाते हैं, अपन जो देते हैं अपने हिसाब से डिसीजंस नहीं लिए जाते, इनके हिसाब से लिए जाते। जो बड़े बड़े खिलाड़ी है मार्केट में, बड़े बड़े जायंट्स है, 40% उनसे लिया जाता है टैक्स, इनकम टैक्स, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव नेचर का है। समझ गए मेरे बच्चों? अब इस पर कोई डाउट नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की हमने बात करी। इसके बाद ये भी बताया था मैंने आपको कि डायरेक्ट टैक्स जो है प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव बताया था, इनकम टैक्स, और इसका एग्जांपल बताया था, रिच पुअर वाली बात बताई, बर्डन वाली बात बताई, एग्जांपल वाली बात बताई।
और एक लास्ट में कहा था डायरेक्ट टैक्स जो है वो अनअवॉइडेबल है, उसे अवॉइड, और इनडायरेक्ट टैक्स अवॉइडेबल है क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है तो वो अवॉइडेबल है, और इनडायरेक्ट टैक्स जिन गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है उन्हें अगर आप कंज्यूम ना करो तो आपके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन नहीं आएगा। लेकिन इनकम टैक्स का बर्डन तो आएगा क्योंकि आप कमाना नहीं छोड़ सकते। आप खाना छोड़ दोगे कि इस पे बर्गर पे जीएसटी लगता है, नहीं खाऊंगा। कमाना कैसे छोड़ूंगा? कमाऊंगा तो सही, और कमाऊंगा तो इनकम टैक्स तो देना ही। तो ये अनअवॉइडेबल है और वो अवॉइडेबल है। यहाँ तक बात रोज करते हैं। कल आपको मैंने नॉन टैक्स रिसिप्ट भी पढ़ाई भारत की। नॉन टैक्स रिसिप्ट मतलब 6 आई इसमें। इंटरेस्ट से कमाती है सरकार, डिविडेंड से कमाती है, ट्यूशन फीस, एस्टेट, एस्टेट मतलब कोई मर जाता है और उसका कोई लीगल हायर नहीं होता तो सरकार को पैसा मिल जाता है, और कमर्शियल रेवेन्यू जो आपके रिसिप्ट, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह होती है, पोस्टेज वगैरह होती है, इससे कमाती है सरकार, है ना। और स्पेशल असेसमेंट, आप अपनी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कराने जाते हो तो सरकार उसका वैल्यूएशन करने का पैसा लेती है, पट्टे बनाती है। वो पट्टे बनाने के भी सरकार अच्छा खासा चार्ज करती है, वो भी उनकी नॉन टैक्स रिसिप्ट है। क्या है? मैंने तो नॉन टैक्स और टैक्स दोनों मिलाकर रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब नाइदर नॉर, नाइदर नाइदर, ना एसेट कम होगी ना एसेट ना लाइबिलिटी, समाप्त। आज पढ़ते हैं कैपिटल रिसिप्ट। आइदर या तो एसेट या लाइबिलिटी, या एसेट या लाइबिलिटी, कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हैं। इसके अंदर टैक्स नॉन टैक्स की तरह 2 पार्ट नहीं है। कैपिटल रिसिप्ट नोट्स में देखो सीधे सीधे 7 दे रखी है, 7 या 8 होगी शायद, एक 7 है। बात करें, पहली कैपिटल रिसिप्ट आती है, कौन सी है? पब्लिक बोरोइंग है, मार्केट बोरोइंग है। तो पहले मार्केट बोरोइंग से शुरू करते हैं। पहली कौन सी आती है? हाँ, मार्केट बोरोइंग का मतलब होता है व्हेनेवर गवर्नमेंट नीड फंड दे बोरो थ्रू मार्केट फ्रॉम पब्लिक, सबसे अच्छा सोर्स है बोरोइंग का, पब्लिक से बोरो करो। किससे बोरो करो? पब्लिक हंसी खुशी आपको पैसे दे देगी सरकार को। क्यों दे देगी मैं बताता हूँ। सरकार को पैसे देना सबसे सेफ है और रिटर्न भी अच्छा मिलता है। आज अगर मेरे से ये पैसे मांगेगा प्रेम, तो मैं एक पल के लिए सोचूंगा यार ये चुकाएगा नहीं चुकाएगा, ब्याज देगा नहीं देगा। सरकार मांगेगी ना तो मैं एक पल भी नहीं सोचूंगा। सरकार टाइम पे ब्याज भी देगी, पैसे भी चुकाएगी, एकदम सिक्योर्ड है। भारत में रहते हैं तो सरकार को पैसे देने में क्या घबराहट, एक बार में दे दो। टैक्स थोड़ी है ये, बोरोइंग है, तो आपको वापस चुकाएगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से ज़्यादा सेफ कुछ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। तो सरकार को जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, सरकार नए 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 इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, नए नए नाम देती है उसको। अभी सरकार को पैसे की ज़रूरत थी, उन्होंने गोल्ड बॉन्ड इशू किए, ठीक है। उसके पहले किए थे एनएससी इशू करती है गवर्नमेंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उससे तो टैक्स में भी फ़ायदा मिलता है। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, क्योंकि मैं आपको पैसे मांग रहा हूं तो मुझे आपको कुछ कागज़ तो देना पड़ेगा ना। उस कागज़ को मैंने नाम दिया इंस्ट्रूमेंट, और जो भी इंस्ट्रूमेंट मैं आपको दूंगा उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मैं आपसे फंड बोरो कर लूँगा। फंड बोरो करने के बाद मैं अपनी ज़रूरतें पूरी कर लूँगा, जैसे ही पूरी हो जाएगी मैं वापस चुका दूंगा। तो ये मार्केट बोरोइंग होती है। अब मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैपिटल रिसिप्ट क्यों है। क्यों है कोपल? तेज बोल बेटा, और तेज। क्योंकि इसमें हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। क्या हो रही है? तो अगर मैं आपको एग्जाम में दे दूं मार्केट बोरोइंग क्या है, तो आप लिख दोगे, समझा दोगे? आप लिखोगे मार्केट बोरोइंग इज कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज इट इंक्रीजेस। कुछ ऐसे समझदार बच्चे होते हैं, बहुत समझदार, तुम में से भी कोई होगा। अभी टेस्ट लूंगा चैप्टर खत्म होते ही, तो अभी इसे चेतावनी दे रहा हूँ। समझदार बच्चे क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ मार्केट बोरोइंग क्या है, तो वो बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज इट आइदर रिड्यूसेस एसेट और इंक्रीज लाइबिलिटी। या तो ये एसेट को कम कर रहा है या लाइबिलिटी को बढ़ा रहा है। ऐसे में 4 पूछूंगा तो चारों में यही लिख देंगे कि दोनों में से एक तो होगा। जूता फेंक के मारूंगा अगर ऐसा आंसर लिखा, पिछवाड़ा सुझा दूंगा, पूरा ध्यान रखना। अगर ऐसे आंसर लिखे हैं तो आपका नंबर गया। अगर आपने दोनों बातें लिख दी तो दोनों में से एक है। अब आप जो सेफ साइड पे चले यार, या तो ये होगा या ये होगा। अच्छा कैपिटल रिसिप्ट तो कैसे, कैपिटल रिसिप्ट, हाँ कैपिटल।
अब बाकी उसने आगे बिकॉज के बाद क्या लिखा है दिख नहीं रहा। तो सर ने बताया था कैपिटल रिसिप्ट दो ही होती है, या तो वो एसेट को कम करेगी या लायबिलिटी, दोनों तो तुम्हारी एसेट्स, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे काम मत करना, जीरो मिलेगा, पूरे नंबर गए तुम्हारे। तुम्हें आइडेंटिफाई करना है वो एसेट को कम कर रहा है कि लायबिलिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है। एसेट को कम कर रहा है तो रिडक्शन इन एसेट लिखना, लायबिलिटी को बढ़ा रहा है तो लायबिलिटी का बढ़ाना लिखना, दोनों पॉइंट नहीं लिखोगे। और मैं फिर बोल रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर आजकल सीबीएसई का पैटर्न ऐसा हो गया है, आरबीएसई में भी, कि 4-5 रिसिप्ट के नाम दे देता है और बोलता है पहचानो रेवेन्यू है कि कैपिटल है। बढ़िया, पहचानो तो जाने, वो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, पहचानो रेवेन्यू कैपिटल, रीजन लिखो, एक एक नंबर के 4 या एक एक नंबर के 6, आ गए 6 नंबर या 4 नंबर। विद इन 1 मिनट सॉल्व हो जाता है बच्चों से, विद इन 1 मिनट, अच्छे से सुना भी होता है तो, समझ गए। तो पहला हो गया तुम्हारा मार्केट बोरोइंग, एक बार रीड करते हैं। मार्केट बोरोइंग इंक्लूड्स borrowing from market and the fund raised through auctions and other instrument from the public. It is called capital receipt because it lead to increase in liability. ये मैंने दे रखा है, ये लाइबिलिटी को बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में दूसरा रिसिप्ट आता है अदर बोरोइंग। क्या आता है मेरे बच्चों, मेरी तरफ देखिएगा। अदर बोरोइंग, पब्लिक से कई बार पैसे बोरो करने में थोड़ी कमी आ जाती है, पब्लिक भी कितना दे देगी बेचारी, तो पब्लिक के बाद हम अगला टारगेट करते हैं कमर्शियल बैंक को और सेंट्रल बैंक को। किसको करते हैं, आरबीआई तो हमारी जेब में ही है, उसको बुलाते हैं, इधर आ भाई, थोड़े बहुत नोट वोट छाप दे और बढ़िया पैसे वैसे दे दे, 1,000 करोड़, रोड वोड बनानी है, सड़कें बनानी है, ठीक है, तो ये कर दे। आरबीआई कर देगा, आरबीआई इतनी आसानी से नहीं करता, आरबीआई गवर्नमेंट के प्रेशर में काम नहीं करता, ऐसा किताबों में लिखा जाता है, ठीक है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इससे आगे अपन नहीं बोलेंगे, वीडियो बन रही है, ठीक है। तो आरबीआई सरकार के प्रेशर में काम वैसे नहीं करता है, करना भी नहीं चाहिए। आरबीआई अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर सरकार इस तरीके से कहेगी पैसे छाप छाप के दो और आरबीआई इस तरीके से पैसे छाप छाप के देगा, तो मैंने आपको मनी में पढ़ाया था, ज़्यादा नोट छापने से क्या हो सकता है, जितने ज़्यादा नोट छपेंगे और जितनी ज़्यादा इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा, लोगों की डिमांडें बढ़ेगी और इन्फ्लेशन अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। मैंने बताया था कैसे जिम्बाब्वे की इकोनॉमी नोट छाप छाप के ख़त्म हो गई, थोड़े समय बाद जिम्बाब्वे शायद नक्शे में से ही बाहर हो जाएगा, ठीक है। अभी श्रीलंका की भी हालत बुरी है, लेकिन वो धीरे धीरे सब लोग उसकी मदद कर रहे हैं। जिम्बाब्वे ने जब ऐसा टाइम झेला था तो बेचारा इतना गरीब था कि मदद अलग नहीं करी किसी ने, वो जो मर रहा है तो मरने ही दो उसे। तो अब तो वो ऐसा हो चुका है कि बिल्कुल ख़त्म, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो, एक तो 30-40 साल से वहाँ का प्रेसिडेंट चेंज नहीं हुआ, बहुत सालों तक उनका प्रेसिडेंट एक ही रहा, बावला, ठीक है। वहाँ पे भी ऐसे ही, हाँ वो बावला ही था, वो एक मिथ फैला दी कि इससे अच्छा कोई भी नहीं है। लोगों ने कहा भाई कि इससे पहले भी तो आए थे और इसके आगे भी आएंगे, किसी इंसान को खुदा क्यों बना रहे हो। बनाते गए वो लोग, तो खुदा ही मानने लग गए उसको, यही है सब कुछ, ठीक है। पिक्चर बना दी उसने, नोट छाप रहा है, कुछ भी कर रहा है, ख़त्म हो गई जिम्बाब्वे की हालत। मैंने कहा था ना, एक समय ऐसा आ गया था जिम्बाब्वे का कि उनके पास पासपोर्ट वीज़ा में जो इंक आती है ना, वो छापने के भी पैसे नहीं थे, तो उन्होंने पासपोर्ट वगैरह छापना बंद कर दिया, बोला अभी पैसे नहीं है। वहाँ के क्रिकेटर्स की ऐसी हालत थी कि वो वर्ल्ड कप खेलने गए, जूते खरीदने पैसे नहीं थे, शॉल बाहर आ रहा था जूते का, इतनी बुरी हालत। तो कुछ क्रिकेटर्स ने उनको जूते दिए, भाई गिफ्ट करे सबने अलग अलग, कुछ एसेसरीज दी, किसी ने बैट दिए, ऐसे करके तो क्रिकेट खेला उन्होंने थोड़ा, एक वर्ल्ड कप बीच में। अभी वो अभी इस वाले वर्ल्ड कप में तो क्वालिफाई नहीं हुए वो, ठीक है। तो बहुत बुरी हालत है। नोट छापना कभी किसी देश के लिए अच्छा नहीं है। इकोनॉमी को बढ़ाया जाता है प्रोडक्शन बढ़ाकर, क्या करके, जीडीपी हम बोलते हैं ना, जीडीपी एक सबसे अच्छा सिग्नल है। जीडीपी बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ, रोजगार के नए नए अवसर पैदा करो। तो सरकार को जरूरत पड़ती है तो सरकार बोरोइंग करती है, एक तो सेंट्रल बैंक से और एक, और जैसे ही हमारे पास फंडिंग आ जाती है मेरे बच्चों, तो वो पैसे से हम लोगों को जो खर्चे करने होते हैं हम कर देते हैं। अब इससे भी बोरोइंग बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो ये भी कौन सी रिसिप्ट है। अगर मैं बोलूँ बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक, क्या है ये, तो आप लिखोगे इट इज कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज इट इंक्रीजेस। बोलो क्या बोलोगे, इट इज कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज इट इंक्रीजेस, ठीक है मेरे बच्चों। ये कौन सी रिसिप्ट है बेटा, कैपिटल रिसिप्ट है। अदर बोरोइंग, दो हो गए। तीसरा डिसइन्वेस्टमेंट है, रिकवरी ऑफ लोन है, रिकवरी ऑफ
लोन, ये पहले कभी बात हुई थी, तुम लोगों से ही पूछा था मैंने, ठीक है। रिकवरी ऑफ लोन, सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मार्केट बोरोइंग कर ली, अदर बोरोइंग कर ली। अब सरकार ने सोचा बोरोइंग कब तक करेंगे, कब तक करेंगे बोरोइंग, एक काम करते हैं, जिन जिन लोगों को लोन दे रखा था उससे रिकवरी कर लेते हैं। अभी बांग्लादेश को लोन दे रखा है भारत ने, अफगानिस्तान को लोन दे रखा है, ठीक है, बहुत सारे, नेपाल भूटान को देते हैं हम ज़रूरत पड़ने पर। इन छोटी छोटी कंट्रीज़ की हम मदद करते हैं, क्योंकि एक तो वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज़ है एशिया में हमारी, और दूसरी ये भी है कि ये छोटे छोटे देश क्या ज़रूरत पड़ने पे काम आते हैं, फिर हमारे साथ खड़े रहते हैं। और हर बड़े नेशन की ये आदत होती है कि वो छोटे नेशंस को थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट देता रहता है। इंडिया भी इस चीज़ को हमेशा निभाता है। अब जैसे अगर हमने कोई लोन दिया किसी को, किसी देश को, बांग्लादेश को लोन दिया 1000 करोड़, अब ज़रूरत पड़ी अभी हमें, तो हमने कहा भाई वो चुकाओ। बांग्लादेश ने कहा ठीक है 700 करोड़ दे देते हैं अभी। उन्होंने 700 करोड़ दे दिए, मेरे पास 700 करोड़ आ गए। तो पहले तो ये डिसाइड करो ये रिसिप्ट है कि नहीं है। 700 करोड़ आए मेरे पास, रिसिप्ट है। अब रेवेन्यू है कि कैपिटल है? कैपिटल है, क्योंकि इससे मेरी एसेट कम हो गई। आर्ट्स वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देना, कॉमर्स वाले बच्चों को याद होगा, हम किसी को लोन देते हैं तो वो एसेट है हमारे लिए। आर्ट्स वाले बच्चे बस इतना सुन लो, एसेट वो होती है जो हमें फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट दे। तुम बस इतना समझ लो कि अगर हम किसी से लोन लेकर आते हैं तो वो हमारे लिए उधारी है, लाइबिलिटी है, और हम किसी को लोन देते हैं तो वो हमारे लिए एसेट है, संपत्ति है हमारी। क्या है? अब हमने बांग्लादेश को लोन दिया तो वो हमारी एसेट है। अब आज बांग्लादेश ने लोन चुका दिया तो हमारी एसेट, लोन चुकाने से एसेट, जब दिया था तब एसेट थी, आज उन्होंने लोन चुका दिया तो हमारी एसेट, और एसेट कम होना एक तरीके की कैपिटल रिसिप्ट। तो रिकवरी ऑफ लोन इज अ कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज इट रिड्यूसेस एसेट। पढ़ लो एक बार। इट इंक्लूड्स रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, स्टैट्यूटरी बॉडीज। मैंने तो सब लिख दिया सरकार कहाँ कहाँ पे लोन दे सकती है। सरकार स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है, सरकार फॉरेन को लोन देती है, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को, सरकार स्टैट्यूटरी बॉडी को लोन देती है, सरकार यूनियन टेरिटरी को लोन देती है, सबको लोन देती है सरकार, और ज़रूरत पड़ने पे फिर वो लोन की रिकवरी करती है। और रिकवरी करना हमारी एसेट को कम कर देता है, क्योंकि जब हमने लोन दिया था तब एसेट थी और आज रिकवरी हो गई तो एसेट। आगे पढ़ो। इट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज इट लीड टू रिडक्शन इन एसेट। हम सबसे रिकवरी करते हैं और रिकवरी करने से हमारी एसेट कम हो जाती है। एक बच्चे ने बोला था सर रिकवरी करने से पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो कैश बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रही है। भाई पैसा तो इन सबसे ही आ रहा है, लोन लेने से भी पैसा आ रहा है, अदर बोरिंग से भी पैसा आ रहा है, आगे भी जो पढ़ाऊंगा पैसा आएगा, टैक्स से भी पैसा आ रहा था, नॉन टैक्स से भी पैसा आ रहा था, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ट्यूशन फीस, सबसे पैसा आ रहा था। पूरी अकाउंट थोड़ी घुसेड़नी है हमें, वो अकाउंट में पढ़ेंगे हम, ठीक है। पैसा आना एसेट होती है अकाउंट्स में, यहाँ पे पैसा आ रहा है उसे तो हम रिसिप्ट मान ही रहे हैं ना। अब तो ये डिसाइड करो ये रिसिप्ट रेवेन्यू है कि पैसा आ रहा है, वो रिसिप्ट है हमारी, खत्म बात। अब वो रेवेन्यू है कि अब वो हमारी एसेट को कम कर रहा है, क्योंकि लोन हमारी क्या थी, एसेट, और रिकवरी हो गई तो एसेट कम। लोन मतलब जो लोन हमने दे रखा था, फिर बोल रहा हूँ, इंसान लोन लेता भी है और ले रहा है तो बोरोइंग है, दे रहा है तो एसेट है, ले रहा है तो दे रहा है तो लोन, दोनों होते हैं, याद रखना। आगे आऊं, रिकवरी ऑफ लोन। चौथा दे रखा है डिसइन्वेस्टमेंट। क्या दे रखा है? अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर लग गई है बिल्कुल। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बेचना। क्या करना? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, जितना भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उन्हें बेचना, ठीक है। तो वो सब चीज़ें अगर हम बेचते हैं तो पैसा आता है। जैसे हमने एयर इंडिया 35,000 करोड़ में बेच दिया तो 35,000 करोड़ आए हमारे पास, पैसा आया, लेकिन एसेट क्या कम हो गई? नहीं, बढ़िया एयरलाइन थी हमारी, वो अब हमारी नहीं रही, कभी भी टाटा हो जाएगा उस पर, ठीक है। अभी तो वो एयर इंडिया से ही चला रहे हैं, लेकिन आगे भविष्य में चेंज तो करेंगे उसे, ठीक है, जो भी होगा। लेकिन वो इंडिया की संपत्ति कम हो गई अब भारत की, तो ये हमारी कौन सी एसेट है, कौन सी रिसिप्ट है? कैपिटल, क्योंकि इसने हमारी एसेट को कम कर दिया। किसको कम कर दिया? एसेट को, ठीक है।
तो ये डिसइन्वेस्टमेंट है। इसके बारे में इंडियन इको में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे, इंडियन इको में, कि डिसइन्वेस्टमेंट फ़ायदेमंद है कि नुकसानमंद है। टॉपिक है आपको, आपके क्या व्यूज़ है अगर अपन एक ओपन डिबेट करें तो, क्योंकि आजकल डिबेट वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। ऐसे एक तरफा आंसर मत दो, नुकसान है, मैंने बोल दिया नुकसान है तो नुकसान हो गया, या मैंने बोल दिया फ़ायदा है तो फ़ायदा हो गया। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। थोड़े दिमाग को अपना खोलो और वाइडर एस्पेक्ट में आंसर दिया करो। पब्लिक के लिए सही है क्या ये डिसइन्वेस्टमेंट? कैसे? क्योंकि सर इंडिया की गवर्नमेंट तो सर मतलब वैसे तो काम नहीं कर पाती, बट अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जाएगा तो सर वो तो मतलब उनका तो सैलरी बेसिस पे काम होता है, तो सर वो तो पूरा पूरा काम नहीं करता। बहुत अच्छा पॉइंट बोला इसने कि सरकार जब किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को चलाती है तो वो इतने अच्छे से काम नहीं करती है, लेकिन जब वो उसको प्राइवेटाइज़ कर देती है तो प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है और वो सर्विसेज भी अच्छी देता है। तो हो सकता है जो सेक्टर गवर्नमेंट अच्छे से नहीं चला रही थी वो प्राइवेट सेक्टर और अच्छे से चलाए। तो इसका ये मानना है डिसइन्वेस्टमेंट इज़ अ गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी। और कोई व्यूज़? वेरी गुड बेटा हार्दिक, फ़ायदा ही है आपको भी। इसने जो बोला उसके अलावा बोलना। वेरी गुड। बहुत सारी ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो लॉस में जा रही है, और वो लॉस में जा रही है तो हम उन्हें बेच देते हैं। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो लॉस में जा रही है उसकी वजह से जो पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट में जा रहा है वो प्रॉफिट भी इस लॉस को भरने में चला जाता है। तो इससे अच्छा है जो लॉस में जा रहा है उन पब्लिक सेक्टर्स को बेच दे। इसलिए इनका भी ये मानना है प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट इज़ अ गुड थिंग। और कोई व्यू? चेरू सारे दोनों व्यूज़ दो। अब मैंने अच्छा बोल दिया तो अब अच्छे ही अच्छे आ रहे हैं, खराब ही खराब भी आ रहे हैं। सब तरह के जो भी व्यूज़ तुम्हें लगते हैं। हाँ बेला बोलो। दोस्त नुकसान भी है, नुकसान बताओ। ये कह रही है कि जो लॉस में अंडरटेकिंग से अगर उन पे हम खुद ही ध्यान दे ले तो जो काम प्राइवेट सेक्टर करता है वो हम भी कर सकते हैं। तो हम खुद ध्यान दे ले तो शायद हो सकता है वो लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बन जाए। जैसे मैंने अपने किसी एक लेक्चर में कहा था कि बेच देना किसी भी चीज़ का समाधान नहीं होता। सरकार के पास तो इनफ रिसोर्सेज है कि वो उस लॉस मेकिंग को प्रॉफिट मेकिंग में बदल सकती है। इंसान के पास, आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल्स के पास उतने रिसोर्स नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इज़ फुल ऑफ रिसोर्सेज। समुंदर है उनके पास, वो कहीं भी हद तक जा सकते हैं। बोलो देव्यांश, क्या बोल रहे थे? ठीक है, यही कह रहा था तू भी। ठीक है, बिल्कुल। आप लोगों ने जो जो बातें बोली एक एक बातें सही है, नज़र एक ही बात है, बस आप उसको कैसे देखते हो उसकी बात है। किताब में तो यही लिखा हुआ है डिसइन्वेस्टमेंट अच्छा भी है और बुरा भी है। और मेरा पर्सनल व्यू ये है कि कोई भी चीज़ अति में करो तो वो अच्छी नहीं है। सरकार को एक टारगेट सेट करना चाहिए कि हाउ मच डिसइन्वेस्टमेंट दे हैव टू मेक। पिछले बजट में उन्होंने 1 लाख करोड़ का टारगेट रखा था। कितना रखा था? कि हम इतनी संपत्तियां बेच देंगे कि जिससे हमारे पास 1 लाख करोड़ इकट्ठा होगा, ये उन्होंने टारगेट रखा था। अब ये किस बेस पे रखा था? एक तो एयर इंडिया उनकी प्लानिंग में था, जैसे वो बेचा तो ठीक है, वो लॉस में भी जा रहा था। मैंने कहीं सुना BPCL बेच रहे, तो मेरे को तो बड़ा बुरा लगा। BPCL, भारत पेट्रोलियम, आप लोग सर्च करोगे तो भारत पेट्रोलियम इज़ वन ऑफ द प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़। एंड प्लस मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भारत पेट्रोलियम लगातार प्रॉफिट में थी, और उन्होंने उसको, हम लोग टाइटल्स देते हैं, जैसे आपको टाइटल मिलते हैं ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ऐसे हम इंडस्ट्रीज़ को टाइटल देते हैं। पता है क्या बोलते हैं उन टाइटल्स को? नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न, ऐसे टाइटल देते हैं हम। तो BPCL नवरत्न कंपनी थी हमारी। नवरत्न मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही थी वो। अब आपके आते ऐसा क्या हुआ कि वो लॉस मेकिंग हो गई, और इतना लॉस कि आप बेचने पे आ गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ मुझे लगा कि यार पॉलिसीज़ में कहीं ना कहीं गड़बड़ रही है। और भारत पेट्रोलियम के कम से कम 10,000 एम्प्लॉयज़ अभी सड़कों पे उतरे थे विरोध करने। ठीक है, बहुत। अब उनका प्रोटेस्ट जो था वो नॉन वायलेंट तरीके से था, इसलिए न्यूज़ ने कवर भी नहीं किया। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो बहुत गंदा वाला हो रहा है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन उस समय जो उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बोले तरीके से एक मार्च निकाला, रैली करी, सब कुछ करा, लेकिन उनको कवरेज ही नहीं मिला, कोई न्यूज़ ने दिखाया ही नहीं। वो प्रोटेस्ट ही बेकार हो गया। 10,000 के आसपास एम्प्लॉयज़ ने प्रोटेस्ट किया था कि आप मत बेचो इसे। क्यों बेच रहे हो? क्योंकि देखो, जो बंदा चलाता है ना, उसे वो जानता है किस तरीके से वो प्रॉफिट में आया है। समझ रहे हो मेरी बात को?
एक छोटा सा इंस्टीट्यूट अभी हमने इस साल बंद किया, दिल पे पत्थर रख के, ठीक है। हम कैसे चलाते थे हम ही जानते थे, हम लोगों ने किस तरीके से उसे खड़ा किया था, सारी चीज़ें करना, और जबकि हमारा व्यू यही है कि हम अगले साल फिर उसे दोबारा दूसरी किसी जगह पे स्टार्ट करेंगे। लेकिन बंद करना मतलब बहुत मुश्किल से। अब सरकार को तो क्या होता है, एक रेजोल्यूशन पास करना है, लोकसभा में बोलना है बजट में कि बेच दिया, लेकिन उस जगह से जो जुड़े होते हैं उन लोगों को पता होता है कि यार हमारा कितना लगाव है उससे। एक घर में एक जानवर को भी अपन कुछ समय के लिए पालते हैं तो उससे लगाव हो जाता है, तो हमारे वर्क प्लेस से हमें कितना लगाव होता होगा, तो वो उससे उसको एकदम से बेच देना, तो सब तरह के सेंटिमेंट्स होते हैं। बेचना सही भी है, गलत भी है, देखना पड़ेगा, आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा कि डिसइन्वेस्टमेंट कहाँ सही है कहाँ गलत है, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट के कैपिटल रिसिप्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक एसेट्स को कम करता है। पांचवा कैपिटल रिसिप्ट हमारे कोर्स में आता है स्मॉल सेविंग। क्या आता है, मेरी तरफ देखो, सरकार आपसे छोटी छोटी सेविंग्स करवाती है। क्या करवाती है, जिसमें सबसे मेन आती है एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। क्या आता है, सरकार आपको कहती है एनएससी खरीदो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। किससे, सरकार से। सरकार आपको एनएससी देगी, उस एनएससी पे आप सरकार को पैसे दो, 1 लाख रुपए दो। एक एनएससी 1 लाख रुपए की, मान लो आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए, मैंने आपको एनएससी दे दी। क्या दे दी, अब मैं उस एनएससी पे ब्याज दूंगा आपको 10%। आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए, मैं आपको 1 लाख पे कितना ब्याज दूंगा। पहले मुझे ये बताओ, ये 1 लाख रुपए मेरे पास आए, मैं सरकार हूं, मैं 1 लाख रुपए मेरे पास आए, रिसिप्ट है कि नहीं है, जल्दी जवाब दो। कैपिटल है, रेवेन्यू है, ये लाइबिलिटी को, ये तो सब समझ गए ना। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तुम्हें मैंने एनएससी दी, तुमने मुझे 1 लाख रुपए दिए, मेरे लिए लाइबिलिटी बढ़ी, मेरे लिए कैपिटल रिसिप्ट है। ये तो एक बात साइड में रखो। लोग ऐसी एनएससी क्यों खरीदेंगे, तुम लोग मुझे 1 लाख रुपए दे दोगे 10% ब्याज के चक्कर में। 10% ब्याज तो तुम्हें बैंक भी देता है, तो तुम बैंक में एफडी कराओगे। 10% नहीं देता, चलो 8% देता होगा। इसमें सबसे बड़ा फायदा है टैक्स का रिडक्शन। आप 1 लाख रुपए की एनएससी खरीदोगे, सरकार 1 लाख तक का टैक्स माफ़ कर देगी। मतलब अगर मेरी इनकम 10 लाख है तो अब मुझे इनकम टैक्स सिर्फ 9 लाख पे लगेगा, 1 लाख माफ़। तो 10 लाख पे मैं देता तो अगर 10% भी मान के चले तो 1 लाख आता, अब 9 लाख पे कितना आएगा, 90,000। 10,000 का मेरा टैक्स में सेविंग हो गया, और सेविंग आपकी भी सेविंग हो गई। आप 1 लाख रुपए सरकार के बाहर रखोगे तो जमा हो गए, ब्याज मिला वो भी जमा हो गया। अब एनएससी का पैसा 5 साल बाद मिलेगा आपको, 5 साल बाद आपको ब्याज के साथ पैसा मिल गया, हर साल 1-1 लाख रुपए की सेविंग हो गई, 5 साल में 5 लाख रुपए हो गए, 5 साल में 5 लाख रुपए पे टैक्स माफ़ हो गया, 5 साल में 5 लाख रुपए पे ब्याज मिल गया। 1 लाख रुपए आपकी जेब में होते तो खर्च हो जाते, सरकार के पास सेफ पड़े हुए हैं, अब वो ब्याज के साथ मिलके 6 लाख 7 लाख हो गए, वापस ले लो, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। जब आपको वापस मिलेंगे ना तब भी टैक्स नहीं लगेगा। आज तो रिडक्शन मिल ही गया, अब आपको वापस भी तो मिलेगा आपका पैसा, तब भी वो टैक्स फ्री है। तो इसलिए हम लोग जब किसी भी क्लाइंट का काम करते हैं, ठीक है, या तुम कोटा में किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछना, वो जितने भी इनकम टैक्स के रिटर्न भरता है उसके हर क्लाइंट ने ये ले रखी होती है, सब ने। तुम्हारे पापा भी अगर इनकम टैक्स का रिटर्न भरते होंगे उन्होंने ज़रूर ले रखा होगा ये, अगर उन पर टैक्स की लाइबिलिटी आती है तो, क्योंकि 4% ही टैक्स भरते हैं, ठीक है। अगर टैक्स की लाइबिलिटी आती है तो वो लोग सब क्या खरीदते हैं, एनएससी, क्योंकि एनएससी से उनका टैक्स का बर्डन भी कम हो जाता है, इंटरेस्ट भी आता है, सेविंग भी होती है, एंड इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। अभी हम लोग इंटरेस्ट में डील नहीं करते, ठीक है, तो हमारे में इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता, नहीं तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी, हम भी लेते हैं, ठीक है। अब आज अगर मैं लूँ तो मैं तो सिर्फ इस पर्पज़ से लूँगा कि मेरा टैक्स कम हो जाए, 30% टैक्स सीधा कम हो जाए, क्योंकि 10 लाख से ऊपर इनकम होती है तो 30% हो जाता है टैक्स, तो वो 30% टैक्स आपको कम हो गया। 1 लाख का 30% 30,000 रुपये तो आपने टैक्स बचा लिया। तो अगर किसी को ये चाहिए हो कि नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, तो आप सिर्फ एनएससी खरीद लो टैक्स बचाने के लिए, और सरकार को लेटर लिख दो हमें इंटरेस्ट नहीं चाहिए, इंटरेस्ट नहीं देगा वो आपको, अगर ऐसा कुछ हो तो। जैसे अगर हमारे में ऐसा है कि हमें इंटरेस्ट नहीं चाहिए तो हम ये भी कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है एनएससी, ठीक है, सरकार की स्मॉल सेविंग नाम देती है सरकार इसको। एनएससी के अलावा और भी ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन अभी भारत में जो सबसे ज़्यादा चर्चित है वो एनएससी है। ऐसी बहुत सारी स्मॉल सेविंग स्कीम है भारत में,
लेकिन सबसे ज़्यादा जो चलन में है वो कौन सी है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। क्या ये बात पीछे तक समझ में आ रही है सबको? पक्का? क्यों है ये? क्यों है कैपिटल रिसिप्ट? सब लायबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। छठा, प्रोविडेंट फंड। छठा क्या है? अगर मान लो आप सब सरकारी नौकरी में हो तो आप सबका पीएफ कटेगा। क्या कटेगा? प्रोविडेंट फंड। आपकी सैलरी में से ही कटेगा। लक्ष्य इधर ध्यान दे बेटा, रुक जा 1 मिनट। आपकी सैलरी में से ही कटेगा प्रोविडेंट फंड। किस में से कटेगा? आपकी। अब आज सबकी सैलरी में से प्रोविडेंट फंड कटा, वो प्रोविडेंट फंड का पैसा सरकार में जमा हो गया। कहाँ जमा हो गया? सरकार उसे खा जाती है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड का पैसा आपको वापस कब देंगे? जब आप रिटायर होंगे। अभी तो आप सब 20 साल के हो, उससे भी कम। आप रिटायर होंगे 65 साल में। 45 साल तक आपका पीएफ कटता रहेगा, सरकार खाती रहेगी, पैसा आता रहेगा। 45 साल बाद जब देखेंगे, जब दे देंगे पीएफ। नहीं देंगे बराबर। सरकार खाती कोई भी पैसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, बार बार क्लियर कर देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका एक एक पैसा सेफ है, कहीं नहीं जा रहा, कहीं बराबर मिलेगा। समय लग सकता है प्रोसीजर की वजह से, पैसा जाएगा कहीं नहीं, ये तय बात है। तो प्रोविडेंट फंड का पैसा सरकार की लायबिलिटी को, तो ये भी कौन सी रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट। और प्रोविडेंट फंड के बाद मैंने लास्ट दे रखी है अदर फंड। क्या दे रखा है? अदर रिसिप्ट्स। अदर रिसिप्ट में आप लोग ये मान के चलो, छोटे मोटे फंड भी बहुत सारे आते हैं सरकार के पास। जैसे आप सबके घर में, आपके घर में, किसी के घर में लैंडलाइन का कनेक्शन है। अब तो चलन ही कम हो गया है, हमारे यहाँ ऑफिस में भी था, अब नहीं है, अब तो मोबाइल का ही बिल्कुल है। एक ज़माने में लैंडलाइन का जब कनेक्शन हुआ करता था तो BSNL का ही डब्बा लगता था, और BSNL के डब्बे पे 2000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता था। वो सबको देना पड़ता था 2000 रुपये। फिर आप कनेक्शन हटाओगे तो वापस मिल जाएगा। अभी कुछ समय पहले हमने कनेक्शन हटा लिया BSNL का, तो हमें मिल गए वो 2000। लेकिन हमने कनेक्शन लिया था 10 साल पहले, तो 10 साल पहले से वो 2000 रुपये सरकार के पास था। अब मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों की 2000 रुपये होंगे, तो 2000 करोड़ हो गए, तो ये भी सरकार के पास आया, सरकार इसे भी खर्च कर देती है। तो ये भी कौन सी रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि ये लायबिलिटी को, क्योंकि जब वो बंदा टेलीकॉम का कनेक्शन हटाएगा तो यू हैव टू पे दैट मनी। सर सिर्फ टेलीकॉम में ही होता है? नहीं, और में भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी में होता है। आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लो, ठीक है, मुझे पता नहीं था इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है। अभी कुछ समय पहले मेरे दोस्त से कनेक्शन लिया, हम लोग उसके साथ में ही गए थे कनेक्शन नया लेने, तो उन्होंने कुछ हमसे 15,000 रुपये मांगे। उसमें उन्होंने एक एक करके बताया ये इसका, उसमें 5,000 रुपये उन्होंने कहा ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जब भी तुम कनेक्शन हटाओगे वापस मिल जाएगा। तो फिर मुझे पता चला अच्छा इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है ये, टेलीकॉम में तो पता था ऐसा होता है। तो सरकार ऐसी छोटी मोटी चिन्नी मिन्नी जगहों से भी करोड़ों 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 ले लेती है। वो किस में डालेंगे हम? अदर रिसिप्ट में। और ये सबसे भी लायबिलिटी क्या बढ़ती है? एक तरीके से मैंने आपको 7 चीजें पढ़ाई, 7 में से 5 में तो लायबिलिटी बढ़ रही थी, 2 में एसेट कम हो रही थी। कौन सी 2 में एसेट कम हो रही थी? रिकवरी ऑफ लोन में और डिसइन्वेस्टमेंट में। किस में? और बाकी 5 में लायबिलिटी। और अगर आपने टेस्ट में दोनों बातें लिखी, मैं फिर चेतावनी दे रहा हूं, वीडियो में भी जो देख रहे हैं सुन लेना, बहुत मारूंगा आपको। बिल्कुल सटीक आंसर लिखना है, ये एसेट को कम करेगा या फिर आप जवाब देना ये कैपिटल है। और हमेशा जरूरी नहीं है कैपिटल रिसिप्ट हो, रेवेन्यू रिसिप्ट भी हो सकती है। रेवेन्यू में नाइदर नॉर, कैपिटल में ये याद हो रहा है पूरा बराबर? यहां तक पूरा आज याद करना एक बार। अब मैं बार बार रिवाइज कराता हूं, अब एक बार आप घर पे रिवाइज करना। समझ गए ना? धन्यवाद। बोलो